नमस्कार। नेहा शर्मा मर्डर केस दोस्तों एक ऐसी लड़की की दर्दनाक कहानी है जो रोज की तरह कॉलेज तो जाती है लेकिन वह घर वापस नहीं आ पाती। 20 दिनों की पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी इस केस का पूरा खुलासा नहीं हो पाता है और फिर यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। तो आखिर सीबीआई की टीम ने नेहा के कातिल को सर के टूटे हुए एक बाल की मदद से कैसे पकड़ लेती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और यकीन मानिएगा कि जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आगरा जिले के एक गांव, जिस गांव का नाम है खेल गांव, 15 मार्च की दोपहर उस खेल गांव के इलाके से एक आदमी गुजर रहा था और उस आदमी ने उस इलाके की रोड पर एक अल्टो कार को खड़े हुए देखा। और उस कार को देखकर उस आदमी को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह कार रोड के साइड में नहीं बल्कि बीच में खड़ी थी, जैसे कोई उसे लावारिस की तरह छोड़कर चला गया हो। फिर वह आदमी कार के चारों तरफ देखने लगता है, मगर उसे वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह कार के पास जाकर कार के अंदर झांकने लगता है और उसे कार के अंदर भी कोई नहीं दिखाई देता। और फिर उस आदमी को उस कार के इस तरह रोड के बीच में खड़े होने पर शक होता है और वह पुलिस को कॉल करके उस कार के बारे में बताता है और थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। फिर उस अल्टो कार को देखकर पुलिस आसपास के लोगों से उस कार के बारे में पूछताछ करने लगती है, मगर उस कार के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही उस कार का मालिक उस कार को लेने के लिए आया। पुलिस उस कार के दरवाजे को खोलती है और कार के अंदर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कार के अंदर से कुछ भी बरामद नहीं होता सिवाय एक कागज के टुकड़े के। और उस कागज के टुकड़े पर किसी का फोन नंबर लिखा हुआ था। जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो फोन शशिपाल शर्मा नाम का एक व्यक्ति उठाता है और फिर पुलिस उससे इस अल्टो कार के बारे में पूछती है तो वह कार को अपनी कार बताता है। इस पर शशि पाल शर्मा को पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहा जाता है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही शशिपाल घबरा जाता है और पुलिस से पूरी बात पूछने की कोशिश करता है। पुलिस उसे बताती है कि उसकी यह अल्टो कार खेल गांव में एक रोड पर खड़ी है। शिशुपाल पुलिस से कहता है कि हाँ, वो अल्टो कार मेरी ही है और साथ में ही शशिपाल यह भी कहता है कि इस कार को मेरी बेटी सुबह स्कूल लेकर गई थी, लेकिन अंधेरा हो चुका है, वह अभी तक घर नहीं लौटी और हम दोपहर से उसे लगातार कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन वह हमारा फोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं वह कहाँ है और किस हाल में है। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। और यह सारी बातें सुनने के बाद पुलिस शशिपाल को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। शशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पहले ही अपनी बेटी के कॉलेज से ना लौटने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और इसके बाद शशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शशिपाल की बेटी कौन है और वह कार को सड़क पर क्यों छोड़कर कहाँ चली गई और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वह इतनी रात गए अभी तक वापस नहीं लौटी। इसलिए पुलिस शशिपाल शर्मा को पूरी बात शुरू से बताने के लिए कहता है। फिर शशिपाल शर्मा पुलिस को पूरी बात बताते हैं। शशिपाल शर्मा बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है और जो कि आगरा के दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है। नेहा पढ़ने में बेहद होनहार स्टूडेंट है और वह एमएससी फाइनल के बाद अब दयाल बाग इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी कर रही है। नेहा के पापा बताते हैं कि वह सुबह अपने कॉलेज के लिए अल्टो कार लेकर निकली थी और कॉलेज पहुंचने के बाद उसे फोन पर अपनी माँ से एक बार बात भी की थी और कॉलेज खत्म करने के बाद नेहा हम्म, तीन अ, 3-4 बजे तक घर वापस लौट आती है, लेकिन आज 5 बजने के बाद भी वह घर वापस नहीं आई। तो उसकी उन्हें बहुत फिक्र हो रही थी। उसे काफी बार कॉल भी किया गया लेकिन वह कॉल नहीं उठा रही थी और 5:30 बजे करीब नेहा की माँ नेहा के नंबर फिर से कॉल करती है। तो इस बार नेहा कॉल उठा लेती है, लेकिन नेहा के फोन से नेहा नहीं बल्कि एक लड़का बात करता है और वह कहता है कि नमस्ते आंटी, नेहा दीदी सदर बाजार गई हुई हैं। और यह कहते ही वह लड़का फोन कट कर देता है। नेहा की माँ कुछ देर बाद फिर से कॉल करती है तो फिर से वही लड़का फोन उठाता है और कहता है कि नेहा दीदी मूवी देखने के लिए गई हैं और वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। और यह बोलते ही वह लड़का फिर से फोन काट देता है। इसके बाद नेहा का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। नेहा के मम्मी पापा और भाई तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वह खुद ही नेहा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह नेहा का कोई पता नहीं लगा पाते। अब सारी बातें सुनने के बाद पुलिस को पूरी कहानी समझ में आती है और पुलिस भी नेहा की छानबीन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस तमाम जगहों पर नेहा के बारे में पूछताछ करती है। नेहा की दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सभी से पूछताछ करती है, लेकिन नेहा का कहीं कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस रात में ही
सदर बाजार से लेकर सारे सिनेमा घरों में नेहा को तलाश करने के लिए जाती है, लेकिन वहां से भी नेहा का कोई सुराग नहीं मिल पाता। इधर नेहा के माता पिता को चिंता सता रही थी, उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। इसलिए पुलिस नेहा के माता पिता को घर वापस भेज देती है और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने का फैसला करती है। अगला दिन यानी कि 16 मार्च 2013 की सुबह नेहा के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस वालों के साथ मिलकर नेहा शर्मा को ढूंढने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले दयालबाग इंस्टीट्यूट में जाकर, यानी उसी कॉलेज में जिस कॉलेज से नेहा शर्मा पीएचडी कर रही थी, और नेहा के बारे में पूछताछ करती है। कॉलेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक बहुत ही खास जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने नेहा शर्मा को आखिरी बार उसी कॉलेज के नैनो बायोटेक्निकल लैब की तरफ जाते हुए देखा था, और इसके बाद पुलिस और नेहा शर्मा के माता पिता तुरंत ही बायो लैब में पहुंच जाते हैं और वहां के लैब टेक्नीशियन यशप्रीत का दरवाजा खोलने को कहते हैं। और जैसे ही पुलिस लैब का दरवाजा खोलती है और लैब के अंदर एंट्री करती है, तो कॉलेज के स्टाफ समेत नेहा के माता पिता और पुलिस वालों की जो आंखें थी वो खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि लैब के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और वहीं सामने खून में लथपथ थी नेहा शर्मा की लाश। और नेहा शर्मा के मुंह की आवाज को बंद करने के लिए उसके मुंह में रुमाल ठूसकर उसके दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो। नेहा के गले पर, उसके पेट पर और उसके पूरे जिस्म पर इतने सारे कट लगे हुए थे कि पुलिस के लिए उस वक्त शायद उस निशान को गिनना भी मुश्किल था। और इसके बाद पुलिस पूरी लैब की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उस लैब में किसी भी तरह की हाथापाई के सुराग नहीं मिलते हैं। और मगर लाश के ठीक पास में ही पुलिस को एक कांच की आधी टूटी हुई अ, एक पीस मिलती है और आधी नेहा के पेट में घुसी हुई दिखती है। तो नेहा की ऐसी हालत देखकर पुलिस को यह अंदाजा हो जाता है कि नेहा का रेप हुआ होगा या फिर रेप करने की कोशिश की गई होगी। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। माता पिता की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह दोनों अपना होशो हवास भी वहां पे खो बैठते हैं। जिस बेटी को वह सारी रात इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन नेहा अपने ही कॉलेज की लैब में इतनी भयानक हालत में मिली, तो यह उनको सपने में भी गवारा नहीं था। इसके बाद पुलिस उस लैब को सील कर देती है और नेहा की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अगले दिन जैसे ही नेहा के कत्ल की खबर अखबारों में आती है, तो इस खबर से दयालबाग और आगरा के लोगों के होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह केस भी दिल्ली के निर्भया कांड के जैसा ही था। और इसी वजह से दयालबाग के स्टूडेंट से लेकर स्टूडेंट के पेरेंट्स तक सड़कों पर उतर जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द नेहा के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते हैं। इसी वजह से नेहा केस को लेकर आगरा पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आता है और फिर पुलिस वाले भी नेहा केस में शामिल हो जाते हैं। और फिर दयालबाग के बड़े बड़े ऑफिसर को भी इस केस के समर्थन में शामिल होना पड़ता है। फिर इस घटना के तीसरे दिन पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और अलग अलग जगहों पर पूछताछ करती है पुलिस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में के दौरान नेहा के दोस्त, रिश्तेदार और आसपास के करीब 250 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ करती है। हो सकता है कि शायद किसी ने लैब के अंदर या बाहर आते जाते किसी न किसी को देखा हो, लेकिन किसी को भी यह नहीं मालूम था कि नेहा के लैब में जाने के बाद उस लैब में कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। और फिर पूछताछ के दौरान दयालबाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर सामने आते हैं और वह पुलिस से कहते हैं कि एक बार आप उदय से बात कीजिए, शायद उसे इस बारे में कुछ पता होगा। पुलिस तुरंत ही उदय के घर पहुंचती है और फिर उसने नेहा के बारे में उससे पूछताछ किया जाता है, मगर उदय नेहा को पहचानने से ही मना कर देता है। वह पुलिस से कहता है कि ना तो उसने कभी नेहा को देखा है और ना ही वह नेहा को जानता है। पुलिस को उदय की यह बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि ना तो उदय उस कॉलेज में पढ़ता था और उदय एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग भी करता था और साथ में उसके नाना रिटायर आईएएस ऑफिसर थे। इसी वजह से पुलिस उदय के घर से चुपचाप चली जाती है और इसी दौरान पुलिस को एक और दूसरे लड़के के बारे में जानकारी मिलती है। वह उसी दयालबाग इंस्टीट्यूट में काम करने वाला एक ठेकेदार होता है और उसका नाम विशाल शर्मा होता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस वक्त नेहा का कत्ल हुआ था, तब विशाल शर्मा वहीं पास के इलाके में काम कर रहा था और हो सकता है कि शायद विशाल ने कत्ल होते हुए भी देखा हो या फिर विशाल को कोई ऐसा चेहरा दिखा हो जो उसे अजनबी सा लगा हो, जिससे कि पुलिस को इस केस में कुछ सुराग मिल सके। अब पुलिस विशाल के घर पहुंचती है। फिर जैसे ही विशाल के घर में पड़ी चीजों पर पुलिस की नजर पड़ती है, तो इन चीजों को देखकर पुलिस का नजरिया ही बदल जाता है।
क्योंकि विशाल के घर में खड़ी साइकिल पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसकी शर्ट और पैंट को धुलाई करके सुखाने के लिए डालकर रखा गया था और उन पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे और विशाल के जूतों पर भी लाल लाल खून के जैसे धब्बे लगे हुए थे, जिसे देखकर पुलिस को लगता है कि यह तो लाल रंग के धब्बे लगे हुए हो सकते हैं, यह खून के धब्बे भी हो सकते हैं। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विशाल कत्ल के वक्त वहीं आसपास काम कर रहा था, तो हो सकता है कि विशाल ही नेहा का कातिल हो, ये भी शक होता है। और इन सबूतों के आधार पर पुलिस विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही विशाल शर्मा की वह साइकिल, कपड़े और जूते फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। और पुलिस को ऐसा लगता है कि अब हमें नेहा का कातिल मिल चुका है। लेकिन जब पुलिस विशाल शर्मा से पूछताछ करती है तो पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी विशाल का जवाब एक ही होता है कि उसने नेहा का खून नहीं किया और वो बिल्कुल बेकसूर है। तकरीबन एक दिन विशाल से पूछताछ के बाद विशाल के कपड़े, जूते और वो साइकिल पर लाल रंग के धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें यह क्लियर हो जाता है कि जो विशाल के सामान पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे वो कोई खून के धब्बे नहीं थे बल्कि किसी पेंट के धब्बे हैं, क्योंकि विशाल उसी कॉलेज में दीवार पर पेंट करने का काम किया करता था और वो धब्बे भी उसी पेंट के लगे हुए थे। और विशाल ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को बताया था कि यह धब्बे खून के नहीं हैं बल्कि पेंट के धब्बे हैं, मगर पुलिस ने विशाल की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विशाल को रिहा कर देती है। इसी बीच नेहा की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें नेहा की मौत की वजह खून का ज्यादा बहना बताया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर तकरीबन 17 कट लगे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि नेहा की मौत खून के ज्यादा बहने की वजह से ही हुई होगी। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह क्लियर नहीं हुआ था कि नेहा के साथ रेप हुआ था या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में अभी आधी अधूरी जानकारी ही आई थी। विशाल को रिहा करने के बाद पुलिस के हाथ फिर से खाली थे, यानी ना कोई सुराग, ना कोई सबूत, और अब तकरीबन नेहा का कत्ल हुए 15 दिन हो चुके थे और नेहा के कातिलों को पकड़ना तो दूर, पुलिस अब तक उनका कोई सुराग भी नहीं ढूंढ पाई थी। नेहा के माँ बाप और जनता को गुस्सा पुलिस की नाकामी को देखकर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए पुलिस इस केस को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस फैसला करती है कि वह इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा एक नए सिरे से शुरू करेगी। और एक बार फिर पुलिस उसी लैब में जाती है और जहां पर उन्हें नेहा की लाश मिली थी, इस बार वो फॉरेंसिक टीम को भी साथ लेकर जाते हैं ताकि वह लैब के अंदर से एक एक सुराग ढूंढ सकें। और फिर फॉरेंसिक टीम को वहां पर किसी के बालों के टुकड़े मिलते हैं जो देखने में किसी आदमी के लग रहे थे। फॉरेंसिक टीम तुरंत उन बालों को उठाती है और टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देती है। पुलिस की एक टीम जब एक बार फिर दयालबाग इंस्टीट्यूट में पूछताछ करने के लिए जाती है तो पुलिस को वहां के स्टूडेंट दोबारा उदय से ही पूछताछ करने को कहते हैं और साथ ही वह पुलिस को यह भी बताते हैं कि उदय हमेशा नेहा को छेड़ता रहता था और हमेशा उसका पीछा किया करता था, इसलिए हो सकता है उदय ने ही यह कत्ल किया हो। पुलिस उदय से पहले ही पूछताछ कर चुकी थी, फिर भी स्टूडेंट के कहने पर पुलिस एक बार फिर उदय के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन उदय एक आईएएस फैमिली से बिलोंग करता था और वह बहुत ही पावरफुल लोग थे, इसलिए उदय का परिवार पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं और पुलिस पर उनके परिवार को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया जाता है। अब पुलिस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, जनता का प्रेशर भी पुलिस वालों को बढ़ता ही जा रहा था। न तो उन्हें नेहा का कातिल मिल रहा था और ना कोई सबूत मिल रहा था, मगर कहते हैं कि मुस्लिम कितना ही शातिर क्यों न हो, एक ना एक सुराग जरूर छोड़ देता है, एक ना एक दिन आखिर वह पकड़ा ही जाता है। अब इस घटना में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को इस केस में एक और नाम सुनने को मिलता है और वह नाम था यशवीर संधू, जो कि उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्निकल का काम करता था। आसपास के लोगों ने यशवीर के बारे में बताया कि 15 मार्च की शाम यशवीर को उन्होंने नेहा की अल्टो कार को कॉलेज से बाहर ले जाते हुए देखा था और उसे खेलगांव के इलाके में भी देखा गया था, जहां पर नेहा की कार लावारिस खड़ी थी। पुलिस तुरंत ही यशवीर को गिरफ्तार करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है और थोड़ी सख्ती दिखाते हुए यशवीर अपना मुंह खोल देता है। यशवीर पुलिस वालों को बताता है कि मैंने ही नेहा की कार को खेलगांव के इलाके में ले जाकर छोड़ा था और यह सब कुछ मैंने उदय के कहने पर किया था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं जानता हूँ नेहा का कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ कि उदय ने मुझसे नेहा की कार को ले जाने के लिए कहा था। और यशवीर के बयान के बाद आगरा पुलिस उदय को गिरफ्तार करने चली जाती है और बालों की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है। तब तक उन्हें उस लैब से मिले थे जो बाल,
वो डीएनए रिपोर्ट में साबित होता है कि उदय का ही है। और अब आगरा पुलिस के पास उदय के खिलाफ 2 सबूत थे और इन सबूतों के आधार पर आगरा पुलिस उदय को बहुत ही आसानी से गिरफ्तार कर लेती है। और अब उदय से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उदय के सामने 2 सवाल रखती है। पहला सवाल कि तुमने यशवीर से नेहा की कार को ले जाने के लिए क्यों कहा था, और दूसरा सवाल यह था कि अगर तुम नेहा को नहीं जानते तो फिर तुम्हारे बालों के टुकड़े उस लैब के अंदर कैसे बरामद हुए। पुलिस के सवाल सुनकर उदय के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। लेकिन पुलिस सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। पुलिस हर बार एक ही सवाल को उदय के सामने बार बार रिपीट करती है ताकि वह कोई गलती करे और पकड़ा जाए। और फिर काफी कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उदय हार मान लेता है और सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। जब उदय पुलिस वालों को सच्चाई बताता है तो इसे सुनकर पुलिस वालों के होश राफ्ता हो जाते हैं। उदय कहता है कि हाँ, मैंने ही नेहा का कत्ल किया है और मैंने ही नेहा को लैब के अंदर बंद करके उसके जिस्म पर कट लगाए और उसे जान से मार दिया। अब उदय ने पुलिस के सामने यह तो कबूल कर लिया था कि नेहा का कत्ल उसी ने ही किया है, लेकिन वह अब भी पुलिस को यह नहीं बता रहा था कि उसने नेहा का कत्ल क्यों किया था और ऐसी क्या वजह थी कि उसने एक पीएचडी स्टूडेंट को इतनी बेरहमी से मार दिया था। फिर पुलिस उदय के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और 16 जुलाई 2013 को लाहौर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है। लेकिन पुलिस उस चार्जशीट में उदय पर सिर्फ कत्ल का ही आरोप लगाती है और नेहा का रेप हुआ था या नहीं, पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई थी। और इसी बात से नेहा के माता पिता और जनता में पुलिस के खिलाफ काफी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर नेहा का रेप नहीं हुआ था तो फिर उसका कत्ल क्यों किया गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उदय ने नेहा का कत्ल कर दिया? और पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद नेहा के माता पिता और जनता ने नेहा मर्डर केस में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और इसके बाद आगरा पुलिस 29 अगस्त 2013 को नेहा मर्डर केस सीबीआई को सौंप देती है। कुछ महीनों बाद सीबीआई अपनी रिपोर्ट में एक नई थ्योरी कोर्ट के सामने पेश करती है और आगरा पुलिस वाले मर्डर केस को गलत साबित करती है। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार उदय काफी दिनों से नेहा का पीछा कर रहा था और उसे छेड़ता रहता था। नेहा ने काफी बार उदय को समझाया भी, लेकिन फिर भी उदय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और 15 मार्च 2013 को उदय दयाल बाग इंस्टीट्यूट में पहुंचा और तकरीबन 4 बजे के आसपास जब नेहा लैब में पहुंचती है तो उसी वक्त उदय यशवीर सिंधु के पास जाता है और उसे नेहा की कार को कहीं और छोड़ने को कहता है। और उसके बाद उदय लैब के अंदर जाता है और उदय लैब का दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा जैसे ही उससे बचने के लिए शोर मचाती है, उदय उस लैब में रखे क्लोरोफॉर्म से नेहा को बेहोश करने की कोशिश करता है। नेहा बेहोश तो होने लगती है लेकिन पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाती और नेहा थोड़ी थोड़ी होश में रहती है और वह उदय के साथ हाथापाई भी करती रहती है और उससे बचने की कोशिश करती है। नेहा की तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं और उदय नेहा के साथ सारे गलत काम करता है और फिर पास में पड़ी शीशे की एक पीस को उठाता है और उससे नेहा के जिस्म पर 17 बार वार करता है, जिससे नेहा की मौत हो जाती है और फिर उस लैब से चुपचाप वह निकलकर चला जाता है। दोस्तों, 15 मार्च के दिन जिस वक्त नेहा की मां नेहा के नंबर पर फोन कर रही थी और वह फोन कोई लड़का उठा रहा था, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि यही उदय था और यह उस वक्त नेहा के जिस्म पर वार पे वार किए जा रहा था। और इस तरह उस हैवान उदय ने एक मासूम लड़की को रेप करने के बाद तड़पा तड़पा कर मार दिया। दोस्तों, उदय को तो उसके किए की सजा कोर्ट में मिल ही जाएगी, लेकिन आपके अनुसार उदय को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगली कहानी में एक नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।